बहुत सारे लोग उस बीड़ी वाले बयान को लेकर पहाड़ी उत्तराखंडियत पर बात कर रहे हैं। दीपक जाटव को क्या लगता है उनकी टक्कर किससे होने वाली है? मेरे अलावा जो 3 प्रत्याशी और चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने 15 जनवरी के लिए उनको ओपन चैलेंज किया है। तो मुझे आज की डेट में तरस आ रहा है मुझे मंत्री जी पे कि उनका बोलते बोलते गला भी कहीं छिल ना गया हो, क्योंकि जो उनका रट्टू तोता है वो तो कुछ नहीं बोल पाता, ना वो कोई भाषण दे पाते हैं और ना वो कोई वादा कर पाते हैं। के एक मेयर को यहाँ ऋषिकेश की जनता चुनने जा रही है, ये चुनाव इस रूप में बढ़त ले रहा है। इस इलेक्शन को तो लोगों ने पता नहीं किस तरीके का बेफजूल और तरीके की बेसिरपैर की बातों का चुनाव की बार इन्होंने बना दिया है। कहा जा रहा है धर्मवाद, जातिवाद, ये वाद वो वाद, कई वाद चल रहे, इससे होगा, इससे हटकर ये चुनाव होने वाला या फिर इसी में घूमता रह जाए? लेकिन दीपक जाटव कह रहे हैं कि और प्रत्याशी सिर्फ रैली निकाल रहे हैं। प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित गहलोत, आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आप सभी का एक बार फिर से लोकार्पण पे स्वागत करता हूं और सबका एक बार तहे दिल से इसलिए भी स्वागत करने जा रहा हूं क्योंकि ऋषिकेश नगर निगम में निकाय चुनाव में हर दिन एक नए जनप्रतिनिधि से हमारा मिलना हो रहा है, मगर कभी हम शायद उस जनप्रतिनिधि से नहीं मिल पाते हैं जब वो अपनी जनता के बीच होता है। यानी आज बात होगी जनता विद जनप्रतिनिधि, क्योंकि जनता के सामने जो बातें बोल रहे हैं क्या वो सच में मीडिया के सामने बोल सकते हैं? ऐसे भी कई वीडियो हुई है। आगे आप देखिएगा दीपक जाटव यहाँ पे कांग्रेस से नगर निगम से मेयर पद के लिए कांग्रेस से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में जयेंद्र भाई भी हैं, दीप सर भी हमारे साथ मौजूद है। जो अगर आज बात होगी उनके विजन और मिशन पर नहीं, बल्कि आज बात होगी कि क्या जो वो जनता के लिए हमारे कैमरे के आगे बोलते हैं, क्या वो आज जनता के सामने बोल पाएंगे? सर प्रणाम, कैसे हैं आप? नमस्कार। ठीक है, सब बढ़िया। कैसा चल रहा है चुनाव आपका प्रचार? बहुत अच्छा और बहुत ही प्यार, बहुत ही आशीर्वाद पूरे नगर निगम क्षेत्र का मुझे मिल रहा है। और इतनी भारी संख्या में जहाँ भी वार्डों में मीटिंगें लग रही हैं, जहाँ कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, जहाँ हम लोग प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद मैं प्राप्त कर पा रहा हूँ। अब तक क्या लग रहा है, ग्राफ कहाँ जा रहा है? इतने वार्डों में आप घूम चुके हैं, प्रचार हो चुका है, नए लोगों से मिले हैं, अपने प्रत्याशियों से जो कि वार्ड के साथ रहे हैं उन सभी से आप मिलना हो रहा है, मुझे क्या लग रहा है ग्राफ कहाँ जा रहा है? देखिए, ये जो चुनाव है ये अब की बार शहर के विकास के लिए, ये चुनाव जो है ये अब की बार विकासवाद की तरफ ये जा रहा है चुनाव। और अब की बार यहाँ पर कोई ये चुनाव भाजपा कांग्रेस का चुनाव नहीं होने जा रहा, ये चुनाव मोदी जी का या राहुल जी का नहीं होने जा रहा। ये चुनाव ऋषिकेश के जो मूलभूत जो जरूरतें हैं, जो मूलभूत जो यहाँ की समस्याएं हैं, जिसको लेकर 6 साल भाजपा ने ऋषिकेश का मखौल उड़ाया और ऋषिकेश की जनता के बिल्कुल भी उन्होंने किसी भी तरीके के कोई वार्डों में काम नहीं हुआ, शहरों में काम नहीं हुआ। और जो आपसी खींचतान में, आपसी लड़ाइयों में इस 5 साल इस शहर का जो बर्बाद जो हुए हैं ना, ये 5 साल बेफजूल खर्च हो गए। तो ये जो चुनाव है ये अब की बार लोगों को आक्रोश के रूप में भी नजर आ रहा है कि ये रिवेंज इलेक्शन होगा। ये रिवेंज इलेक्शन इस तरीके से होगा कि जो इन्होंने 5 साल जो बर्बाद जो जनता के किए हैं और ऋषिकेश को जो बर्बाद करने का जो काम किया है, तो जनता अपने उस आक्रोश को मतों में बदलकर और निश्चित रूप से अब की बार कांग्रेस पार्टी को मदद करने जा रही है, अपना आशीर्वाद देने जा रही है। और ये आपका ग्राफ कहता है। तो आज भाई हमने सोचा, हमने इससे पहले भी जाटव जी का कई इंटरव्यू करे, 2 इंटरव्यू हो चुके हैं। तो एक कमरे में बंद हुआ था, तो एक हमने त्रिवेणी घाट में किया था, मगर आज हमने पकड़ लिया उनको जनता के सामने। मगर क्या प्रायोरिटी रहेगी? क्या सच में जो ऋषिकेश की जनता है उसको? नहीं, ये देखिए, ये चुनाव अब की बार विकासवाद का चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव अब की बार ऋषिकेशवाद का चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि ये मैंने जो अब की बार इस इलेक्शन में देख रहा हूँ, ना इससे पहले मैंने कभी इतना बुरा चुनाव देखा, ना इससे पहले जो इस तरीके की जो कोई बिहारवाद की बात कर रहा है, कोई पहाड़वाद की बात कर रहा है, कोई ऋषिकेश के जो मूल जरूरतें हैं, जो यहाँ के व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। यहाँ पे सड़क, बिजली, पानी की कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पे जो स्थानीय रोजगार जिन हमारे युवाओं का एम्स ने छीन लिया, उनकी कोई बात नहीं हो रही। जिन लोगों को, बच्चों को संविदा पे रखा हुआ था नौकरी पे नगर निगम ने, उनको निकाल दिया, उनकी कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पर जो जल भराव की समस्या है उसको लेकर कोई बात नहीं हो रही। नए नालों के निर्माण की कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पर जो क्षेत्र हमारे नए नगर निगम में शामिल हुए हैं, उनको स्वामित्व हक कैसे मिलेगा? जब स्वामित्व हक उनको मिलेगा, जब मालिकाना हक मिलेगा, तो तब उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। उसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही। इस इलेक्शन को तो लोगों ने पता नहीं किस तरीके का बेफजूल और तरीके की बेसिरपैर की बातों का चुनाव की बार इन्होंने बना दिया है। तो मैंने तो आपके माध्यम से मैं एक बात और कहता हूं कि मेरे अलावा जो 3 प्रत्याशी और चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने 15 जनवरी के लिए उनको ओपन चैलेंज किया है। मैंने उनको एक चुनौती दी है कि आओ
और अपना ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर शाम को 5 बजे आओ और ऋषिकेश की पब्लिक के बीच में अपना विजन बताओ, अपनी प्राथमिकताएं बताओ, अपनी प्रायोरिटीज बताओ, अपनी योजनाएं बताओ, और उसके बाद जनता सबको सुने, खुल के जनता सबको सुने, और उसके बाद ये जनता फैसला ले कि कौन उनके जनप्रतिनिधि के रूप में वहाँ मेयर का प्रत्याशी होना चाहिए, और उस किसको जनता, ऋषिकेश की जनता अपना सिरमौर बनाकर अपना मत देकर वहाँ पर मेयर के रूप में बैठाए, उसके बाद ये फैसला हो। क्योंकि लोग अलग अलग तरीके के वादे कर रहे हैं, और जो ये ट्रिपल इंजन की सरकार, ये 4 इंजनों की सरकार, बड़े बड़े वादे यहाँ पर मंत्री जी के तो उस पर भी किए जा रहे हैं। लेकिन ये जनता को तय करना होगा कि उनको मंत्री का रट्टू तोता चाहिए या उनको अपना जनसेवक चाहिए जो उनकी आवाज बनकर यहाँ पर लड़ने का काम करेगा। तो ये उनको अपने उस हमारी ओपन खुली सभा से उन लोगों को तय करने में बहुत आसानी होगी। ये बात दीपक जाटव कह रहे हैं या फिर ये बात दीपक जाटव के मुंह से ये जनता कहने वाली है? देखिए, मैं तो जनता की ही आवाज हूँ, और मैं अपने आप को एक नेता नहीं, मैं बेटा मानता हूं, और मैं एक जनसेवक के रूप में मैंने संकल्प लिया है अपना काम करने का। और जो प्राथमिकताएं मैंने आपको पहले भी बताई थी, उन चीज़ों को मैं आज दोबारा से मेरे विजन में है, मेरी प्राथमिकताओं में है, मेरी यहाँ पर योजनाओं में है, कि जिससे कि ऋषिकेश का व्यापार बढ़े, यहाँ का कारोबार बढ़े, यहाँ का रोजगार बढ़े और ऋषिकेश में खुशहाली हो। क्योंकि जब ऋषिकेश का व्यापारी खुशहाल होगा तो ही हर घर में खुशहाली होगी। जो सरकारी योजनाएं जो नगर निगम से अभी तक वंचित रही हैं, इनके आपसी द्वंद्व के कारण जो मेयर की योजना ने जो बात कही उसको मंत्री ने काट दी, जो मंत्री ने बात कही उसको मेयर ने काट दिया। तो इस आपसी द्वंद्व में ऋषिकेश की जनता पिसती रही है। उस उलझन से, उस द्वंद्व से ये ऋषिकेश की जनता बाहर निकले और उनको एक स्वच्छ वातावरण मिले, उनको एक मजबूत यहाँ पर एक मेयर मिले। ये मेरी हमेशा से कोशिश रहेगी, और मैं उसी चीज़ों को लेकर यहाँ की ऋषिकेश की जनता के बीच में जा रहा हूँ। तो मुझे उनका प्यार और आशीर्वाद भी मिल रहा है। यानी कि दीपक जाटव कह रहे हैं कि और प्रत्याशी सिर्फ रैली निकाल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, वो कोई विजन की बात ही नहीं कर रहा। आप उनकी बातों को, आपने लगातार उनको कवर भी किया है, आप उनसे पूछिए तो सही कि उनकी प्राथमिकताएं हैं क्या। कोई बात कर रहा है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि वो व्यर्थ की एक चर्चा को जन्म दे देगा। लेकिन आप जब भी उनसे मिलें, आप जब भी उनसे बात करें, क्योंकि अभी तो 13 दिन का चुनाव और बचा है, आप उनसे उनकी प्राथमिकताएं पूछने का काम करें, आप उनसे उनकी योजनाएं पूछने का काम करें, आप उनसे युवाओं के लिए उनके मस्तिष्क में, मन में क्या है उसको पूछने का आप काम करें। तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कौन कितने। हम पूछ रहे हैं, वो जवाब भी ऐसे दे रहे हैं कि ये है, नाली है, बिजली है, पानी है। मतलब दीपक जाटव उन सबको सुनने पे संतुष्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो बात है वो सब गोलमोल जवाब दिए जा रहे हैं। अगर आज मंत्री जी, अगर जो उन्होंने अपना रट्टू तोता जो प्रत्याशी उतारा है यहाँ पर, अगर वो आज उसके पीछे से हट जाए, मुझे आज की डेट में तरस आ रहा है मुझे मंत्री जी पे, कि उनका बोलते बोलते गला भी कहीं छिल ना गया हो। क्योंकि जो उनका रट्टू तोता है वो तो कुछ नहीं बोल पाता, ना वो कोई भाषण दे पाते हैं और ना वो कोई वादा कर पाते हैं। उनके एवज में एक घंटा, सवा घंटा मंत्री जी को बोलना पड़ रहा है। और मुझे मेरी बड़ी सहानुभूति है मंत्री जी की ओर, कि उनको इस उम्र में और इस समय इतने ठंड के मौसम में इतनी मेहनत अपने उस रट्टू तोते के लिए करनी पड़ रही है, कि आज सारा दारोमदार उसकी हार जीत का, उसकी हार का सारा उनके कंधों पर आ गया है। और ये ऋषिकेश की जनता सारे तमाशे को बहुत अच्छे से खुली आंखों से देख रही है। मार्केट में दो चीजें चल रही हैं, टक्कर दो लोगों पर है, एक दीपक जाटव पर है, एक और है। दीपक जाटव को क्या लगता है उनकी टक्कर किससे होने वाली? निश्चित रूप से ये चुनाव राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में ही रहा है और राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में ही रहेगा। आप कितने भी पुराने चुनाव आप उठा के देख लीजिए, चाहे विधानसभा का हो, नगर पालिकाओं का हो, सांसदीय का चुनाव हो, ये जितने बड़े हवाई किले, हवाई महल बनाए जाते हैं, ये जो सब्ज बाग जो दिखाए जाते हैं, जो ये झूठे सच्चे जो बातें की जाती हैं, तो जनता को इनसे सरोकार नहीं होता। ये राष्ट्रीय पार्टियों का चुनाव है, ये उन बातों का चुनाव है कि जिससे जनता अपना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट महसूस करती है, जिससे जनता अपनी नज़दीकी महसूस करती है, उन चीज़ों का ये चुनाव है। और इसके लिए मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये ऋषिकेश की जनता को ये बात समझना होगा, ऋषिकेश की जनता को ये बात जाननी होगी कि कौन उनकी बातों को, अगर देखिए पिछली बार तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी, केंद्र में भी सरकार थी, प्रदेश में भी सरकार थी, मेयर भी ऋषिकेश में भाजपा की थी, लेकिन आखिर क्यों उनकी योजनाएं सफल नहीं हो पाई, क्यों उनके कहे हुए काम पूरे नहीं हो पाए? तब भी तो सारा ट्रिपल इंजन ही था। अब स्थिति ये हो गई है कि अब आपको एक ऐसा प्रत्याशी चुनना होगा जो कि उनकी बातों को,
जो कि सरकार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखता हो, जो कि सरकार मंत्री के कार्यालयों के दरवाजों को पीटने की हिम्मत रखता हो, क्योंकि ये सरकार के साथ रह के काम नहीं हो सकते। जनता की आवाज तब बन सकते हैं हम जब हम उनके लिए अधिकारियों की टेबल पटकने की हिम्मत रखते हो, जब हम अधिकारियों को इस बात के लिए मजबूर कर दें कि जो योजना यहाँ के लिए स्वीकृत होकर आ रही हैं उनके लिए पैसा जारी करे, उनको प्राथमिकताओं में रखे, उनको मूर्त रूप में लेकर आए, उनका क्रियान्वयन यहाँ पर ठीक तरीके से हो और उनका जो जिस समय उनकी घोषणा करी गई उसी पूरे समय में वो पूरी भी हो सके और उनका निर्माण भी हो सके। तो इसके लिए जो विपक्ष जो है वो एक बहुत सशक्त भूमिका निभा सकता है, क्योंकि वो अधिकारियों पे ना तो उस पर सरकार का दबाव होगा, ना मंत्री का दबाव होगा, ना उस पर किसी तरीके से पार्टी का कोई दबाव होगा। वो तो अपने यहाँ पर जनता की आवाज बनकर लड़ने का काम करेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का प्रत्याशी कर सकता है, कोई और नहीं। कोई और नहीं कर सकता है। चलिए, जैसी भी बातें हमारी अभी दीपक सर से हुई है, 13 दिन का चुनाव और है। 13 दिन में शायद 5, 6, 7 दिन शायद हम मिल भी जाएंगे सर को, नए सवालों के साथ मिलेंगे। सर दोबारा आपसे मिलूंगा मैं, मगर अब हमारे साथ जयेंद्र रमोला जी, पूर्व विधायक के यहाँ पर उन्होंने लड़ने का पूरा प्रयास किया। मगर सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं, कई खबरें बन चुकी हैं। आप किस तरीके से देखते हैं उस सारी चीजों को? देखिए, अभी चुनाव चल रहा है, बात का बतंगड़ बनाने के लोग बहुत सारे हैं। और आजकल सोशल मीडिया में जहां राहुल जी का बयान, जो वो ये कह रहे थे कि मोदी जी एक मशीन लाने की बात कर रहे थे इसमें आलू डालेंगे सोना निकलेंगे, जब वो उस बयान को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं कई लोग, तो आज स्थिति ये है कि मेरा पूरा बयान था, हम चारों कैंडिडेटों के बारे में चर्चा कर रहे थे एक सभा में, नंदू फार्म की सभा में। और वहाँ पे मैं स्पष्ट से कह रहा था, एक प्रत्याशी ऐसे हैं, एक प्रत्याशी ऐसे हैं, एक प्रत्याशी ऐसे हैं। नाम किसी का नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया किसी का, और सिर्फ ये बात कही। और इन बातों को लेकर केवल उतना हिस्सा काट दिया गया क्योंकि मुझको विलेन बनाना था पहाड़ियत पर, पहाड़ी की शख्सियत पर। तो मुझे विलेन बनाने का उन्होंने जो काम करने की कोशिश की उसको नाकाम मैंने किया। अगले दिन मैंने लाइव आकर सारी चीज़ों के बारे में कहा, और ये भी कहा, आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि मेरा कभी भी कोई मकसद, मैं बहुत सौम्य तरीके से अपनी बात को रखता हूँ, मैं बहुत सम्मानित तरीके से अपने बात को रखता हूँ। मेरी अगर उस वक्तव्य से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैंने उसके लिए खेद भी व्यक्त किया। जबकि बहुत सारे लोग उस बीड़ी वाले बयान को लेकर पहाड़ी उत्तराखंडियत पर बात कर रहे हैं। हमारी उत्तराखंडियत इतनी सस्ती नहीं है कि हम बीड़ी पर अपनी उत्तराखंडियत का अपमान समझेंगे। तो वो जो लोग इस पर वो कर रहे हैं वो राजनीतिक लोग हैं, और वो प्लानिंग करते हुए कि जयेंद्र रमोला को किस तरह से बदनाम किया जाए, किस तरह से इलेक्शन को उठाया जाए। तो उस तरह की बात ये भी आ रही थी कि अब तक तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एक पहाड़ी व्यक्ति आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए पहाड़ियत की बात आ रही थी। अब जयेंद्र रमोला जो खुद उत्तराखंडी है वो भी ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं, तो पहाड़वाद, जातिवाद, धर्मवादी तमाम चीजें पूरे मार्केट में फैलने लगी ऐसे हवा की तरह। इस विषय में क्या कहते हैं जयेंद्र रमोला की, सच में जयेंद्र रमोला पहाड़ विरोधी बात कर रहे हैं? देखिए, मैं उत्तराखंडी हूँ और मैं उत्तराखंडियत की बात करता हूँ हमेशा। मैंने कभी भी जीवन में कभी भी न पहाड़ विरोधी बात करी, न बिहार विरोधी बात करी, न पूर्वांचल विरोधी बात करी, न बंगाल विरोधी बात करी, न पंजाब विरोधी बात करी। मैंने कभी भी इस तरह की बात नहीं करी। मैं हमेशा ऋषिकेश के लिए एक मिनी भारत के रूप में बात करता हूँ। अगर उत्तराखंड के लोग, और उत्तराखंड के लोग भी बहुत मासूम हैं और ऋषिकेश के लोग तो कुछ ज़्यादा ही मासूम हैं, कि उन्होंने अगर इस पहाड़वाद की बात होती तो चार चार बार डोईवाला से आए हुए एक व्यक्ति को प्रचंड बहुमत से बार बार जिताने का काम नहीं करते। तो ऋषिकेश की जनता अपने आप में है। और जयेंद्र रमोला कभी भी ना किसी वाद की बात करता है, ना किसी विवाद की बात करता है। जयेंद्र रमोला हमेशा इंसानियत की बात करता है। अगर कोई इंसान है और वो तकलीफ में है, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ। कोविड में अगर कोविड काल अगर जाएंगे आप, तो किसी से भी पूछ लीजिए, ऋषिकेश से लेकर हरिपुर तक अगर कोई व्यक्ति उस समय घूम रहा था सैनिटाइजर को लेकर, ऑक्सीजन के सिलेंडरों को लेकर, तो वो जयेंद्र रमोला था और उसकी पूरी टीम थी। उस समय भी हमने किसी को जाति धर्म नहीं पूछा है। कई लोग दिल्ली तक गए हमारे सिलेंडरों को लेकर। हमने जब सिलेंडर का अपना बैंक खोला था कि हम जिसको भी दिन में तो मिल जा रहे थे, रात को कोई नहीं मिल पा रहा था, तो हम लोगों ने उस समय सिलेंडर का बैंक खोला। तो जब मैं तो सेवा भाव रखता हूँ, ना किसी जाति ना किसी धर्म की बात करता हूँ। आज भी जो लोग अपने आप को उत्तराखंडियत की बात करते हैं, बहुत सारे लोग उसमें हैं। उनसे कभी आप पूछना कि आप भैया कि आपका गाँव कौन सा है, आप अपनी बात करते हो, जरा गढ़वाली में बात लगे दिया, गढ़वाली में छुई तो लगे दिया, गढ़वाली में कुछ तो बोल लिया, तो गढ़वाली भी बोलनी नहीं आएगी, वो गढ़वाली बोलते हुए भी शर्माएंगे। तो आज मेरे बच्चे, मैं
फुल फ्लैश गढ़वाली बोलते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे भी बात करूंगा मैं, मगर अगला जो सवाल आ रहा है मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब मुझे दीप सर ही दे पाएंगे। सर आपसे पूछूंगा ये सवाल, क्या लगता है ऋषिकेश में मेयर पद के लिए कांग्रेस का जो ग्राफ है, कांग्रेस की जो चर्चाएं हैं वो कितने हद तक कहां तक जा चुकी है? क्या सच में कांग्रेस जीत हासिल कर पाएगी? देखो, वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि जो बीजेपी का पिछला कार्यकाल रहा है टोटल फेलियर रहा है। आप ये जानिए कि 750 करोड़ रुपया हरिद्वार कुंभ में आया, 7.5 रुपए ऋषिकेश नगर निगम में नहीं लग पाए। उसके बाद जो एसएफसी राज्य वित्त आयोग का पैसा है, वो राज्य वित्त आयोग का पैसा हर 5 साल में बढ़ता है, नगर पालिकाओं को बढ़ के मिलता है। वो राज्य वित्त आयोग का पैसा मंत्री जी ने ऋषिकेश नगर निगम में इसलिए नहीं बढ़ने दिया क्योंकि मेयर थे उनकी खट बढ़ती 36 से आंकड़ा था। अब ये बताइए, जो 2011-2013 में जो फंड ऋषिकेश को राज्य वित्त आयोग का मिल रहा था, लगभग उसी के आसपास तब भी हमारा राज्य वित्त आयोग का पैसा आ रहा है। अब ये देखिए कि जब उतना महंगाई कितनी बढ़ गई है, शहर कितना बढ़ गया है, लेकिन पैसा वहीं का वहीं है। उसका रिजल्ट क्या हुआ? कुंभ में पैसा आया नहीं, मेन बजट राज्य वित्त आयोग का पैसा बढ़ा नहीं, जो हमारे स्थायी खर्चा सारे राज्य वित्त सैलरी वैलरी सब उससे निकलती है। उसके बाद जो मैं आपको टोकूंगा इस चीज पे। सवाल ये था कि क्या कांग्रेस ऋषिकेश में मेयर पद की सीट लेके जा रही है या नहीं? तो आप उससे थोड़ा आने तो दो। जब पैसा ही नहीं आएगा तो विकास कहां से होगा? रिजल्ट उसका क्या है कि आप सड़कें देखिए, ऋषिकेश की टूटी सड़क बनी नहीं, जो नाली टूट गई बनी नहीं। सिर्फ क्या हुआ, जो पैसा बचा हो तो हमारे टाइम का, उसने यहाँ उन्होंने स्ट्रीट लाइट लगाई और ओएनजीसी से पैसा ले वो स्ट्रीट लाइट लगाया। उस स्ट्रीट लाइट का भी हालत यह है कि अब उन्हीं के मंत्री के टाइम पे उन्हीं के विभाग ने उनके जांच बिठा दी है इस स्ट्रीट लाइट की। जब कोई काम हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो लोग भाजपा को वोट देंगे क्यों? जिस एरिया में हम लोग बैठे हैं, ये जितना नगर पालिका में जो एरिया जोड़ा है, नगर निगम जो बना है, जो ग्रामीण एरिया जोड़ा है, वो सारा वन विभाग का था। और लेकिन उसको नगर निगम में इसलिए जोड़ा गया ताकि लोगों को अपनी जगह का स्वामित्व मिल पाए। किसी तरह जब इतने सालों से लोग बस रहे हैं, लेकिन 6 साल में करना क्या था उनको कि इस एरिया का भी उनको असेसमेंट करना था, उसे नगर पालिका में दर्ज करना था। असेसमेंट की रसीद जब उनके पास मिल जाती है, उस असेसमेंट की रसीद रजिस्ट्री हो जाती है। जब रजिस्ट्री हो जाएगी तो दूसरा आदमी खरीदेगा, दाखिल खारिज हो जाएगी, मालिका नाम हो गया। ये एक रास्ता था, लेकिन उन्होंने पता ही नहीं उनको किसी ने, उन्होंने 6 साल तक कोई असेसमेंट ही नहीं किया और कहते क्या लोगों को कि आप पे टैक्स लग जाएगा। अरे भैया, जब अगर किसी को थोड़ा सी नॉलेज होती, टैक्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ असेसमेंट करना है। जो टैक्स का कॉलम है उसमें यह लिखना था कि शासनादेश संख्या इतने तक इतने साल तक कर मुक्त, बस वो कर मुक्त भी रहती और लोगों के नाम भी चढ़ जाती। अब क्या हुआ, दूसरा बोर्ड बनेगा, दूसरा बोर्ड बनाएंगे, जब वो चढ़ाएंगे तो 6 साल बाद आपकी संपत्ति चढ़ी। 6 साल तक जो कार्यकाल निकल गया, वो 6 साल पुराना अगर हो जाता तो 12 साल के बाद बैंक भी कहता अगर 12 साल का रिकॉर्ड आपके पास है तो सारी योजनाओं का लाभ, सारे लोन वोन उनको मिलेंगे। उससे भी लोगों को वंचित रखा। जब ये लोगों को पता लगेगा तो नेचुरली लोग कांग्रेस की तरफ जाएंगे ना, जिन्होंने 6 साल का नाश कर दिया बोर्ड का, कोई विकास किया ही नहीं, और यहाँ तक किया कि प्रताड़ना। मतलब बीजेपी की मेयर ने यहाँ तक कर दिया कि अंदर ऑफिस में बैठी है और बाहर उन्होंने एक गेट कीपर बिठा दिया, आप पर्ची लेके भेजोगे, पर्ची दोगे, उनकी इच्छा होगी तो आपको बुलाएंगे, इच्छा होगी तो नहीं बुलाएंगे। जब ये इतना तक गुरूर है और आज कल उन्होंने चंद्रभागा में मंत्री ने भाषण दिया, हमारी ये सरकार, हमारा सांसद ये नहीं होगा तो आपको पैसा कहां से मिलेगा, धमकी देके बोल रहे हैं। अरे जब ऐसे धमकी देके बोलो, कौन उनको वोट देगा? नेचुरली कांग्रेस की सरकार आएगी नगर निगम में, और कांग्रेस का मेयर चुनेगा, कांग्रेस के वार्ड चुने जाएंगे, और आप देखिए पूरे अगले जो 5 साल हैं, इससे बिल्कुल उलट आपको हर जगह विकास होता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़े रहने के लिए। 13 दिन बाकी हैं, 13 दिन बाकी है नगर निगम के इस पूरे चुनाव में, और इस जो महाभारत चल रही है इस युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में आता है, किसके हितों में जाता है, वो शायद जनता तय करने वाली है। क्योंकि ये तो जनप्रतिनिधि इस वक्त जो चल रहे हैं, हर कोई वोट मांगता हुआ जा रहा है, मगर क्या कुछ होने वाला है निगम में, बने रहिएगा। 25 तारीख को क्या कुछ होने वाला है, रिजल्ट किसके हक में होगा, वो हमें देखना बाकी है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।